बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए किसी का जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का इस अपने और प्यारे से YouTube चैनल क्लासरूम पर। और मेरे चुन्नू मुन्नू बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में स्कोर करना बहुत आसान है। 190 प्लस स्कोर कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि इंग्लिश में 190 प्लस हम कैसे स्कोर कर सकते हैं इन इंग्लिश। बच्चों ध्यान रखिएगा कि इन इंग्लिश हाउ कैन वी स्कोर 190 प्लस। एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कुछ। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने प्री क्लियर करने के बाद वो मेरे पास आया कि सर मुझे बताइए कि अब मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करूं, मैं इंग्लिश में थोड़ा वीक हूं। तो मैंने कहा तेरा स्कोर क्या था प्री में? तो सर मेरा स्कोर था मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50, पर इंग्लिश में सर मेरे 50 में से सिर्फ 20 मार्क्स हैं। हालांकि मेरी प्री क्लियर जो मेरी कट ऑफ है वो क्लियर हो चुकी है, तो सिर्फ 20 मार्क्स हैं। लेकिन सर मेंस में ना पूरा 200 मार्क्स की सिर्फ इंग्लिश आएगी, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कैसे करूं? तो मैंने कहा चले बच्चा तुम ये बताओ कि तुम्हें मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 कैसे आए, रीजनिंग में कैसे आए, इंग्लिश में कम कैसे रह गए? बोले सर मैं इंग्लिश से कम पढ़ता हूं, इंग्लिश में बजाय मैथ्स और रीजनिंग के मेरा पढ़ने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। मैंने पूछा कितना? बोले सर मैं 6 से 7 घंटे मैथ्स पढ़ लेता हूं और 1.5 से 2 घंटे सिर्फ इंग्लिश पढ़ता हूं। मैंने कहा इसको उल्टा कर दे। क्या कर दे? इसको उल्टा, 6 से 7 घंटे इंग्लिश पर और मैथ्स को भी आप जितना समय दे सकते उतना दे। उसने दिया बच्चों। मेंस के सिर्फ 2 महीने बच रहे थे। कितने? सिर्फ 2 मंथ्स। उस बच्चे ने इतनी मेहनत की इंग्लिश में। उसने बाद में बताया कि सर मैंने 7 से 8 घंटे इंग्लिश पढ़ता था और 3 से 4 घंटे मैथ्स। यानी इंग्लिश को मैंने 2 महीने में घोट के पी गया सर। 7 से 8 घंटे रात को मैं बैठता था 11 बजे और सुबह में 7-8 बजे तक पढ़ता था सर। कंप्लीट 2 महीने में इंग्लिश। और उसका स्कोर क्या रहा फिर? मेंस में 152 इंग्लिश में और मैथ्स में 173 ना। इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया उसने, मैथ्स के बराबर ले आया वो इंग्लिश को सिर्फ 2 महीने में। इंग्लिश में स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 190 प्लस स्कोर कर सकते हो इन इंग्लिश अगर आप चाहे तो। यू कैन स्कोर 190 प्लस। बट आपको क्या है, आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हमको चीजों को कैसे पढ़ना है, ये इस चीज का हमें पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको थोड़ा सा कि टाइम टेबल क्या बनाएं इंग्लिश के लिए, इंग्लिश को हम कैसे पढ़ें, कैसे हम इंग्लिश को आगे ले जाएं, तो इसी बात को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज मैं आपको इंग्लिश का टाइम टेबल दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? टाइम टेबल। बच्चों ध्यान रखना, आई एम गिविंग द टाइम टेबल कि आप पूरे दिन में इंग्लिश को कैसे कैसे बच्चों डिवाइड करो। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले आप देखो नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि सबसे पहले आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। द हिंदू ये न्यूज़पेपर है और मॉर्निंग यानी दिन की शुरुआत आप द हिंदू न्यूज़पेपर से करिए। द हिंदू को सबसे पहले पढ़ो मॉर्निंग में, सबसे पहले दिन की शुरुआत आप मॉर्निंग में इससे करो 1 आवर, 1 घंटा पढ़िए। और इसमें जो भी आप कुछ पढ़ते हैं, जैसे आप फ्रंट पेज पढ़ते हैं, मेनली आप इसमें पढ़ें क्या? एडिटोरियल पेज पढ़ें। क्या पढ़ें? एडिटोरियल, संपादकीय पेज पढ़ें। इसके अंदर संपादकीय पेज के अंदर मैं क्यों बता रहा हूं ये, इससे आपको इंग्लिश को समझने की क्षमता और जो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, वो आपको समझ में आएंगे धीरे धीरे। इनके नोट्स बनाइए, साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते जाओ। ठीक है, नोट्स बनाते जाओ और 1 घंटा आपको रोजाना पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या करनी है, आपको इंग्लिश ग्रामर का कोई भी एक टॉपिक आपको रोज पढ़ना है। ठीक है, एवरी डे आपको 1 से 2 घंटा, कितना? 1 से 2 घंटा इंग्लिश ग्रामर का कोई भी एक टॉपिक पढ़ना है और उसके ऊपर उसके रूल्स पढ़ने हैं, उनको समझने हैं और उसके ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हमको डिस्कस करते हुए चलना है। रूल्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ध्यान रखो। क्या करना है? इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक रोजाना पढ़ना है। चलिए अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 में हम क्या करें? ध्यान रखो इसमें कि आप या तो पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट और या फिर जंबल्ड सेंटेंसेस को आप इनमें से कोई भी एक रोजाना पढ़ें। जैसे आज आपने पढ़ा पैसेज, कल आपने पढ़ा क्लोज टेस्ट और परसों कर लिया आपने कोई भी एक जंबल्ड सेंटेंस। कोई भी एक पैसेज उठा लो, ठीक है, और कोई भी एक क्लोज टेस्ट ले लो और कोई भी एक जंबल्ड सेंटेंस, और इस पे आप कम से कम इसको दीजिए आप 30 मिनट्स। कितना? मिनिमम आप इसको 30 मिनट दीजिए दिन का।
दिन की शुरुआत सबसे पहले किससे करनी है? आपको द हिंदू न्यूज़पेपर से, फिर उसके बाद इंग्लिश ग्रामर, फिर उसके बाद ये तीनों पॉइंट, इनमें से कोई सा भी एक उठाना है। नंबर 4 पे आते हैं। प्रीवियस ईयर का कोई भी एक पेपर लेना है, प्रीवियस ईयर का कोई भी एक पेपर लेना है और उस पेपर को कंप्लीटली आपको सॉल्व करना है। मे बी उसमें से ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन को समझो, उसके नोट्स बनाओ, उस क्वेश्चन को समझकर उसके नोट्स बनाओ और उसको अंडरस्टैंड करो। एक प्रीवियस ईयर का पेपर आपको रोज निकालना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कहीं पर आप ऑनलाइन कोई मॉक टेस्ट दो, नहीं, कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर की कोई बुक लाओ जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हों, सारे मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह दिए हों किसी भी एक बुक में, तो उसमें से एक पेपर आपको एवरी डे डिस्कस करना है। क्या करना है? रोजाना एक पेपर आपको डिस्कस करना है उस बुक में से। चलिए, हो गया। अब आते हैं नंबर 5 पॉइंट पे। नंबर 5 पॉइंट क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है बच्चों वोकैबुलरी। क्या है? वोकैबुलरी। आपको वोकैबुलरी डिस्कस करनी है। इसमें क्या करनी है? वोकैबुलरी डिस्कस करनी है। वोकैबुलरी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, रोजाना मैं आपको 20 से 25 मिनट की क्लास लेता हूं इवनिंग में, तो उसमें जितने भी वर्ड्स आए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, सबको आप रोजाना पढ़ो। मैं जैसे आपको 30 वर्ड्स पढ़ा देता हूं और प्लस में 5 इडियम्स पढ़ा देता हूं, तो आप उसके अलावा कोशिश करो कि अपनी तरफ से भी आप कुछ वर्ड्स या इडियम्स को याद करो रोज। तो ये आप कम से कम इसमें दो आप 1 से 1.5 घंटा। क्या दो? 1 से 1.5 घंटा दो। और ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, इसमें आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा दो। कितना? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा इसमें, 1 से 1.5 घंटा इसमें, और यहां पर ये समय दो। यानी टोटल आपका 6 to 7 आवर्स की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए रोजाना। एवरी डे आपको 6 से 7 घंटे की प्रिपरेशन करके चलनी है। आपको ये सारा टाइम टेबल अगर आप कर लेते हैं, 190 प्लस स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इजीली यू कैन स्कोर 190 प्लस इन मेंस। और प्री की बात करूं तो प्री में जो प्री पेपर होता है उसमें आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं सिर्फ ये करने से। सिर्फ इतना सा करना है। 6 से 7 आपका अभी तक आपने जो भी आपका टाइम शेड्यूल बना रखा है उसमें देखिए कि क्या ये सब चीजें इंक्लूड कर रखी है आपने। अगर ये सारी चीजें इंक्लूड हैं तो आप बिल्कुल सही राइट ट्रैक पर हैं, बिल्कुल राइट ट्रैक पे चल रहे हो। अगर आप द हिंदू जोड़ा हुआ है, इंग्लिश ग्रामर, अच्छा द हिंदू कहां से मिलेगा हमको? अब न्यूज़पेपर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ये ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कहां पढ़ सकते हैं? ऑनलाइन। हो सकता है बहुत जगह, कई जगहों पर न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं होता, तो आप ऑनलाइन पढ़िए इसको, लेकिन पढ़िए रोजाना। शुरुआत में आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, वो शुरुआत है। शुरुआत में हर काम क्या होता है बच्चे? हर काम कठिन होता है। शुरुआत में कोई भी काम कीजिए वो कठिन ही होता है, लेकिन धीरे 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 जब उस काम को हम रोजाना करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो उस काम में हम क्या हो जाते हैं? महारथी, एक्सपर्ट हो जाते हैं। किसी व्यक्ति ने मुझे एक बात बताई थी कि अगर आपको किसी काम में एक्सपर्ट होना है, किसी काम में क्या करना है? एक्सपर्ट होना है, तो उस काम को डेली कीजिए। शुरुआत कीजिए आज से, आज करिए। हो सकता है कि आज उसमें महारथी ना बन पाए आप, लेकिन उसको रोज करिए, रोजाना करिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति था जिसने आज से 15 साल पहले, कितने साल पहले? 15 ईयर्स अगो, उस व्यक्ति ने पेंटिंग बनाने का, पेंटर बनने का सोचा कि मुझे पेंटिंग करनी है, लेकिन उसके अंदर कोई हुनर नहीं था। उसके अंदर कोई हुनर नहीं था, वो पेंटिंग करना नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसने शुरुआत की। पहले दिन उसने सबसे पहले अपने अंकल की फोटो बनाई, अपने चाचा की फोटो बना दी, छोटी सी, एक छोटा सा पेपर लिया, पेंसिल ली और उस पर बना दिया। अगले दिन उसने फिर से कुछ और उसने ड्राइंग की। सबसे पहले उसने ड्राइंग करना शुरू किया, ड्राइंग की उसने, धीरे 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 करता गया। एवरी डे किया उसने। कितने दिन? प्रतिदिन, एक भी दिन मिस नहीं किया। इवन यहां तक कि जिस दिन उसकी शादी थी ना, तो शादी वाले दिन भी उसने पेंटिंग बनाई, ड्राइंग की। इवन शादी के बाद जब उसके बच्चा हुआ, तो जिस दिन बच्चा हुआ था उस दिन भी उसने क्या किया? पेंटिंग किया। संडे को भी एवरी डे 13 साल तक क्या किया? 13 इयर्स तक उसने सिर्फ ड्राइंग किया। और जैसे जैसे वो बढ़ता गया, जैसे जैसे वो बढ़ता गया ना, वैसे वैसे उसकी पेंटिंग और ड्राइंग निखरती गई, बहुत बेहतरीन बनती गई। और एक दिन ऐसा आया 13 साल बाद कि लोगों के पूरे वर्ल्ड में उस पेंटिंग, उसकी जो पेंटिंग्स थी, ड्राइंग्स थी, उनकी डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि वो 69 मिलियन में, कितने में? 69 मिलियन में, यानी आप 69 मिलियन डॉलर्स में वो सारी पेंटिंग्स बिकी थी उसकी 13 साल की। कितने में? 69 मिलियन। अब 69 मिलियन कितने होते हैं? आप इमेजिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाउ मच इज 69 मिलियन? 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में 7 करोड़ होते हैं। कितने? 7 करोड़। अब 7 करोड़ को आप 69 मिलियन से क्या कर लीजिए? यानी लगभग 5 अरब रुपये। कितने? 5 अरब रुपये उसने 13 साल में कमा लिए।
13 साल में नहीं, 13 साल जैसे खत्म हुए तब। तो बच्चों प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आज हो सकता है पहले दिन आपको टाइम टेबल को फॉलो करने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आए, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आपको कोई दिक्कत नहीं, न्यूज़पेपर बड़ा आराम से समझोगे और उस दिन आपका पेपर में 190 प्लस स्कोर होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, यह मेरा मकसद था कि आज मैं आपको एक टाइम टेबल बता दूं ताकि आप उस टाइम टेबल के मुताबिक अपना शेड्यूल बना लो इंग्लिश पढ़ने का। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के, मेरे पास बच्चों के आए थे मैसेजेस, कॉन्टेक्ट्स आए थे कि सर, कॉल्स भी आए थे कि सर हमें यह बताओ कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी, हमें नहीं मालूम पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो बच्चों ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है, ये 5 पॉइंट्स को आप याद रखें। सबसे पहला पॉइंट ये दिन का शेड्यूल बनाओ ऐसे, सुबह ये, फिर उसके बाद ये, फिर दोपहर में ये, शाम को ये और रात को वोकैबुलरी क्लास आती है, बिल्कुल ऐसे ही बनाते जाओ आप। क्लियर? चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसको शुरू करते हैं। और मैंने आपको स्टैटिक वर्ब्स पढ़ाई थी उसके अंदर, और उसी में मैं आगे और भी लेके जाऊंगा। आज कुछ नई स्टैटिक वर्ब्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब स्टैटिक वर्ब्स को पढ़ना। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपिनियन वाली वर्ब। कौन सी वर्ब? ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय। क्या होता है? राय। ओपिनियन का मतलब राय। जैसे आप कुछ भी अपनी राय रखें तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ब्स होती हैं, उनको कहते हैं हम स्टैटिक वर्ब्स। अब उनके बारे में मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला हूं, जरा देखिए। मैं यहां पे कुछ एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है? आप मुझे बताना कि वो सेंटेंस सही है या गलत है। मैंने लिखा कि आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। और मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, I am thinking that he will come late. ना बच्चों, यहां पे देखिए दो सेंटेंसेस हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, एंड आई एम थिंकिंग दैट ही विल कम लेट, मैं सोच रहा हूं कि वो लेट आएगा। ना इन दोनों में यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है और यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ठीक है? तो छुटकू मियां ये बताओ कि अब यहां पर दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, फर्स्ट या सेकंड? सोचो जरा कि यहां पर एक जो थिंकिंग है और थिंकिंग, विच सेंटेंस इज रॉन्ग एंड विच सेंटेंस इज करेक्ट। फिर मैं इनको समझाता हूं। चलिए, अब मैं इनको समझाता हूं कि इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, ठीक है? एक थिंकिंग वाली प्रोसेस हो गई, एक हम सोच रहे किसी के बारे में। तो ये सही है गलत, अब देखेंगे। यहां क्या कह रहा है? आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं कि ही विल कम लेट, कि वो लेट आएगा। मैं सोच रहा हूं कि वो लेट आएगा। समझना इस बात को, मैं सोच रहा हूं कि वो या तुम लेट आओगे। मैं सोच रहा हूं कि वो लेट आएगा, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी राय है। क्या है ये मेरी राय है, ये मेरी सोच है। ऐसी क्या है? सोच। आपको पता है कि राय, सोच का मतलब क्या होता है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो सोचने का तरीका है। तो यहां पर राय है। चलिए, यहां पर आई एम थिंकिंग, यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर किसी को अपने दिमाग में क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। यहां पर सोच रहे हैं और यहां पर बच्चों राय दे रहे हैं। पहले सेंटेंस में हम सोच रहे हैं और दूसरे में राय है हमारी। मैं सोच रहा हूं कि वो लेट आएगा, यहां पे मैं अपनी राय बता रहा हूं कि मेरी राय क्या है उसके बारे में। और यहां पर मैं राय नहीं बता रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा है या बुरा है, मैं तो कह रहा हूं कि मेरे ख्यालों में है। वो क्या है? मेरे ख्यालों में है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। तुम मेरे ख्यालों में हो और मैं तुम्हारे ख्यालों में हूं। कुछ तो बात है जो हम एक दूसरे के ख्यालों में हैं। तो यहां पे बच्चों ख्यालों की बात हो रही है। किसकी? ख्यालों की। तो ये बच्चों देखना राय, ठीक है? अब यहां पे समझना मेरी बात। थिंक एक वर्ब होती है और थिंक के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है? एक होता है इसका मतलब सोचना और दूसरा इसका मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना। अब इस बात को समझिए आप कि सोचना मतलब किसी के बारे में आप सोच रहे हैं तो वो आपके ख्यालों में है। क्या है? आपके ख्यालों में है, तो आप उसे कंटीन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की राय बता रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि आप क्या सोचते हो मेरे बारे में, आप क्या सोचते हो मेरे बारे में, मतलब मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं चाह रहा कि, मैं ये पूछना नहीं चाह रहा कि क्या तुम मेरे ख्यालों में आते हो, नहीं, मैं राय जानना चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? क्या
what do you think about me? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी राय क्या है मेरे लिए। और अगर मैं ऐसे लिख दूं कि what are you thinking, और यहां पे हो जाएगा what are you thinking, मतलब तुम क्या सोच रहे हो। दोनों के थिंक के मीनिंग में अलग अलग डिफरेंस है बच्चों। सिचुएशन के अकॉर्डिंग थिंक के डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे थिंक का सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट के आधार पर, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट के आधार पर थिंक के दो अलग अलग मीनिंग, सोचना किसी के बारे में, किसी को ख्यालों में लेना, और लगना या प्रतीत होना अर्थात अपनी राय देना। अगर राय देना मतलब है ये वाला, तो ये एक स्टेटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब? स्टेटिव। और अगर इसका मतलब है सोचना, तो ये एक्शन वर्ब है। बात समझ में आ गई? एक्शन वर्ब कब होगी? जब उसका अर्थ होगा सोचना, और स्टैटिक वर्ब कब होगी? जब उसका अर्थ होगा क्या? लगना या प्रतीत होना। ध्यान रखें इस बात का। तो ये जो ओपिनियन वाली वर्ब होती है वो यहां पर इसका मतलब है। चलिए अब देखो, सेंटेंस को अच्छे से समझो और फिर उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे। जल्दी से एक बार इसको लिख लो बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। रटना नहीं है कुछ भी, रटना कुछ भी नहीं है, चीजों को समझते हुए चलना है। रटोगे तो जल्दी भूल जाओगे, और अगर समझोगे तो पूरी जिंदगी याद रहेगा आपको ना। एक चीज और, अब इसके अलावा थिंक के अलावा एक और वर्ब है, एक और वर्ब है जो बिल्कुल ऐसी है जैसी थिंक है। देखो मैं एक सेंटेंस लिखो यहां पर। मैंने लिखा कि आई एम फीलिंग कोल्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ मुझे ठंड लग रही है। ओके, अगला सेंटेंस में लिख रहा हूं कि आई एम फीलिंग दैट शी कैन पास द एग्जाम। तो इन दोनों सेंटेंस में अब बच्चों चुन्नू मुन्नू ये बताओ मुझे कि इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही कौन सा गलत हो सकता है। मैं इनके मीनिंग भी आपको मैं समझाऊंगा। ये जो पहला सेंटेंस है ना, इसका अर्थ होता है कि भाई मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। ठीक है, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। तो मतलब हम किसी चीज को महसूस कर रहे हैं, फिजिकली महसूस कर रहे हैं यहां पर हमारी बॉडी में। ठीक है, और यहां पर क्या कह रहे हैं? आई एम फीलिंग दैट शी कैन पास द एग्जाम। मुझे महसूस हो रहा है कि वो एग्जाम पास कर सकती है। यहां पर हम देखो इस सेंटेंस में फिजिकली महसूस कर रहे हैं ना कोल्ड को, मतलब फिजिकली ठंड, मुझे फिजिकली ठंड लग रही है, जैसे अभी मुझे गर्मी भी लग रही है। ओके ना, फिजिकली मैं फिजिकली फील कर रहा हूं, और यहां पर मेंटली, यहां पर फिजिकली और यहां पर मेंटली। समझना इस बात को, ठीक है, कि मुझे महसूस हो रहा है कि वो एग्जाम पास कर सकती है, और यहां पर कह रहा है कि मुझे ठंड लग रही है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर वहां पर फिजिकली आप किसी चीज को महसूस करते हैं, फिजिकली, और किसी चीज को मेंटली महसूस करते हैं। ठीक है, फिजिकली महसूस करना, और क्योंकि इसका मतलब होता है महसूस करना, तो आप फिजिकली कर रहे हैं या फिर मेंटली कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। उसके आधार पर इन दोनों में डिवाइडेशन हो जाएगा। अब डिवीजन क्या होगा? अगर फिजिकली महसूस करते हैं तो ये एक एक्शन वर्ब होगी। क्या होगी? एक्शन। और अगर ये मेंटली महसूस कर रहे हैं तो ये एक स्टैटिव वर्ब होगी। क्या होगी? स्टैटिव वर्ब ना। अब देखिए ये एक एक्शन वर्ब है क्योंकि फिजिकली महसूस किया जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा यहां पर? बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर एक बार चीज समझना कि यहां पर आई एम फीलिंग, मुझे महसूस हो रहा है कि वो एग्जाम पास कर सकती है। क्या ये ओपिनियन नहीं है? क्या ये राय नहीं है उसकी? ये उसकी क्या है? एक राय है, एक ओपिनियन है। तो अगर थिंक और फील ये दो वर्ब हैं, ध्यान रखना इनका। अगर ये दो वर्ब राय बताने के लिए एक सेंटेंस में आती हैं तो इनको कभी भी कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। आपको इतना सब पता है ना, मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है कि दो तरह की वर्ब होती है, स्टेट और एक्शन। स्टेट वाली वर्ब को हम कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, लेकिन एक्शन वाली वर्ब को ऑल टेंसेस में यूज किया जा सकता है।
ध्यान रखें इस बात को कि जो स्टेट बताने वाली वर्ब है उन्हें कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते, लेकिन जो एक्शन बताने वाली वर्ब है उन्हें हम सभी टेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो ये जो फील और थिंक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब्स बच्चों। इनके ऊपर कल किसी बच्चे ने, शायद बच्चे का नाम है मनोज, तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर फील क्या इसमें नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन फील में डिफरेंस देखो क्या है, फील का मीनिंग क्या है और यहां पर थिंक का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए फिर इसमें आगे बढ़ेंगे और भी चीजों को समझेंगे। अभी तो और भी वर्ब है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ब्स है ना वो सारी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसी तरह से धीरे 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 कदम बढ़ाएंगे, चल मेरे साथी, चल मेरे साथी, और मंजिल तक पहुंचेंगे हम। चलिए लिखो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं ना। अब देखिए इसके अंदर अब और भी चीजें हैं सीखने के लिए। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। यहां पर मैंने लिखा कि ही इज लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रहा है। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने कि ही इज लुकिंग, वो टायर्ड, थका हुआ। ऑलराइट, इन दोनों में समझना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ही इज लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रहा है, एंड ही इज लुकिंग टायर्ड, और वो थका हुआ लग रहा है। यहां पर लुक का मीनिंग और इधर लुक का मीनिंग, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इधर वाले में लुक का मतलब है देखना, क्या है? देखना। और यहां पर लुक का मतलब क्या है? दिखाई देना। ध्यान से देखो, ही इज लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रहा है, और ही इज लुकिंग टायर्ड, वो दिखाई दे रहा है टायर्ड, थका हुआ। लुक के दो अर्थ होते हैं। लुक हैज टू मीनिंग्स, ध्यान रखिएगा कि एक तो लुक का अर्थ होता है देखना, ऑलराइट, और दूसरा अर्थ होता है इसका दिखाई देना। अगर ये इसका अर्थ है दिखाई देना, तो ये एक स्टेटिव वर्ब है। क्या है? स्टेटिव वर्ब। और अगर ये इसका अर्थ देखना, तो ये एक एक्शन वर्ब है। कौन सी? एक्शन ना बच्चों, ये भी एक ओपिनियन है। ये जो दिखाई देना है ना, ये एक ओपिनियन है। मे बी जैसे कई बार होता है ना कि आपको मैं अभी हो सकता है थका हुआ दिख रहा हूं क्योंकि मेरे पसीने आ रहे हैं इस समय। ठीक है, तो मे बी आपको लगे कि सर तो बहुत थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मैं थका नहीं, अभी मैं थका हुआ नहीं हूं। ये आपकी राय है, मुझे देखकर आपको ऐसा लग रहा है, ये आपकी क्या है? ओपिनियन है। क्या है? ये एक राय हो गई आपकी कि आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहां पर जो लुक का मतलब है वो है लगना भी। क्या है? लगना या प्रतीत होना। तो लुक के दो अर्थ है, दिखाई देना, देखना। दिखाई देना एक क्या है? ओपिनियन है। क्या है? ओपिनियन। तो और ये क्या है? ये एक्शन वर्ब है। क्या है? एक्शन। और इसको मैं, तो ये बच्चों सही है और ये क्या है? गलत है। अगर मैं इसको ठीक करता हूं, इसको मैं करेक्ट करता हूं, तो कैसे करूंगा बताइए? मैं यहां पर क्या लगा दूंगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही लुक्स टायर्ड, वो क्या दिखाई देता है? वो टायर्ड दिखाई देता है। एक और बात बता दूं, इससे पहले जो मैंने सेंटेंस लिखा था कि आई एम फीलिंग, ठीक है, उसको भी मैं ठीक करना बता रहा हूं। आई एम फीलिंग की जगह क्या कर देंगे? फील, क्योंकि वो राय थी। आई एम फीलिंग दैट शी कैन पास द एग्जाम, तो क्या हो जाएगा? आई फील दैट शी कैन पास द एग्जाम। यहां पे फील कर देंगे और यहां पर क्या कर देंगे? लुक्स कर देंगे। ध्यान रखो, स्टेट वर्ब कौन सी होती है और एक्शन वर्ब कौन सी होती है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चुन्नू मुन्नू समझ में आ गया सबको? अरे चुन्नू मुन्नू समझ में आ गया ना? कमेंट बॉक्स में डाल दो वाई या एन। ओके, नाउ इसको लिख लो एक बार। लुक, थिंक, फील, वी हैव डन 3 वर्ब्स। फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें अभी और भी वर्ब पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, वी आर लर्निंग मोर वर्ब्स। ओके, जल्दी से एक बार इसको अब देखते हैं अगली वर्ब हमारी क्या है। देखिए, मैं आपको अभी तक थिंक, फील और लुक 3 वर्ब पढ़ा चुका हूं, और मैंने बताया कि अगर इसका मतलब लगना, प्रतीत होना, तो वहां पर आई एम थिंकिंग नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या कर देंगे बच्चों? आई थिंक। क्या कर देंगे? आई थिंक। मैंने उसको करेक्ट नहीं किया था, अब मैं करके बता रहा हूं। आई एम थिंकिंग को क्या कर देंगे? आई थिंक। और आई एम फीलिंग को क्या कर देंगे? आई फील। और जो लुकिंग था उसको कर देंगे लुक्स। चलो, अब इसके अलावा और कौन कौन सी वर्ब हैं देखो। ओपिनियन में कौन कौन सी वर्ब और आ सकती हैं? देखिए, थिंक हो गया, फील हो गया, और इसके अलावा लुक हो गया ना। इसके अलावा और कौन कौन सी वर्ब है? इसके अलावा बच्चों वर्ब है सीम और अपीयर और साउंड। ओके, ये मेरे पास 3 वर्ब और है, सीम, अपीयर और साउंड। ये भी ओपिनियन वाली वर्ब है। इनका मतलब भी होता है राय देना, किसी के बारे में कोई ओपिनियन देना, अपनी सोच बताना। सीम और अपीयर, साउंड, इन तीनों का मतलब होता है लगना या प्रतीत होना। वैसे जो ये अपीयर है, अपीयर के भी 2 अर्थ होते हैं। अपीयर हैज 2 मीनिंग्स।
एक मीनिंग है इसका प्रकट हो जाना, जैसे अचानक से कोई चीज प्रकट हो गई। प्रभु, आपने प्रभु को याद किया, हे प्रभु इस बार एग्जाम पास करवा दे। जैसे एग्जाम से एक दिन पहले प्रभु के सामने गए, मंदिर गए, कहां पर, चोला चढ़ाने हनुमान जी के, कि प्रभु इस बार पास करा दे, बस इस बार पास करा दे। मैं एग्जाम पास होते ही देखना, मैं 5100 रुपए का या जितने का भी मैं आपके यहां प्रसाद चढ़ाऊंगा। जयपुर में आपको पता है, जयपुर में एक मंदिर है, वो मुझे नहीं मालूम कहां है। जयपुर में एक मंदिर है और उसका नाम है शायद बीए पास मंदिर है या बीए पास वाले हनुमान जी, ऐसा कुछ है। तो वहां वो जो मंदिर है ना, वो फेमस है उस चीज के लिए। किसके लिए? वहां पे ना बच्चे जाते हैं और इसलिए जाते हैं कि प्रभु हमको पास करा दे। तो उसका कुछ नाम है ऐसा ही है कि एग्जाम पास करवाने वाले हनुमान जी, या बीए पास कर, या ग्रेजुएशन पास करवाने वाले हनुमान जी, ऐसा कुछ है। तो वहां पर आप गए प्रभु के सामने और आपने याद किया, प्रभु एग्जाम पास करवा दे। प्रभु सामने हो गए प्रकट, ठीक है, और उन्होंने हमसे एक सवाल पूछ लिया कि ठीक है बच्चा, इस बार आपका क्लियर एग्जाम, बस एक क्वेश्चन का जवाब दे। आप बोला गुरुजी यही तो नहीं आता हमको, प्रभु यही तो नहीं आता। तो प्रकट होना, आपके सामने प्रभु क्या हो गए? प्रकट हो गए। तो इसका एक अर्थ होता है क्या? प्रकट होना। और दूसरा अर्थ क्या होता है इसका? दूसरा अर्थ होता है लगना और प्रतीत होना। तो आपको अब सेंटेंस में यह देखना है कि इसका मीनिंग कौन सा है, कौन सा सिचुएशन में मीनिंग आ रहा है। जैसे मैंने आपको थिंक, फील और लुक के बारे में बताया था। अब जैसे देखिए मैं लिखूं कि समथिंग कुछ इज अपियरिंग, समथिंग इज अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इसका मतलब है कि कोई चीज है वो मेरे सामने प्रकट हो रही है। समथिंग इज अपियरिंग, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर मैं ऐसे लिखूं कि भाई इट इज अपियरिंग दैट दे कैनॉट क्रॉस द रिवर। ऐसा लग रहा है, इट इज अपियरिंग का मतलब ऐसा लग रहा है कि वो नदी पार नहीं कर सकते। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लगना, प्रतीत होना। क्या अर्थ है लगना, प्रतीत होना? कि भाई इट इज अपियरिंग, ऐसा हमको लग रहा है। और ऊपर वाले में क्या है? समथिंग इज अपियरिंग, कुछ प्रकट हो रहा है मेरे सामने। तो ये जो समथिंग इज अपियरिंग है ये बिल्कुल सही है, और ये इज अपियरिंग क्या है? ये गलत है। अब यहां पर आएगा क्या? इसकी जगह होगा क्या? इट इज अपियरिंग की जगह क्या होगा? इट इज अपियरिंग की जगह होगा इट अपियर्स। क्या होगा? इट अपियर्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा दें। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि अपियर के भी दो अलग अलग मीनिंग है। तो आपको मेनली ये याद रखना है, चुन्नू मुन्नू सब सुन लो मेरी बात ध्यान से और लिखते रहो, ठीक है? नोट्स बनाते रहो, सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक निकाल लो, नहीं निकाली है तो और लिखना शुरू कर दो। और मेरी बात सुन लो, ये जो वर्ब हैं कौन कौन सी? थिंक, फील, लुक और अपीयर, इनके दो अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है? आपको यह देखना है कि कौन सी सिचुएशन वाला मीनिंग वहां पर आ रहा है, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपको लगता है कि ओपिनियन वाला, राय वाली सिचुएशन है, तो आप कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में इनको यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा एक वर्ब मेरे पास बच्चों सीम है और एक है साउंड, ठीक है? इनका दो अर्थ नहीं होते, इनके एक ही अर्थ है। इन दोनों का एक ही अर्थ है, क्या है? लगना और प्रतीत होना। और ये जो चार वर्ब हैं इनका मीनिंग अलग अलग है। ओके, अब मैंने आपको सारी ओपिनियन वाली मीनिंग वर्ब आपको समझा दी है। मैं चाहता हूं कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे चीजों को हम समझेंगे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ब पे, ठीक है? ओपिनियन वाली वर्ब हमारी हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूं पोजेशन वाली वर्ब। कौन कौन सी वर्ब है? पोजेशन, POSSESSION। पोजेशन मतलब होता है अधिकार, किसी चीज पर हम अधिकार बताएं, ठीक है? उसको हम कहते हैं पोजेशन वाली वर्ब। और इसमें सबसे पहली वर्ब जो हमारे पास पोजेशन वाली वर्ब है वो है हैव। हैव का क्या अर्थ होता है, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है स्टैटिक वर्ब्स की। मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने यहां पर लिखा एक सेंटेंस, देखो मैंने लिखा कि भाई आई एम हैविंग अ कार। और दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने कि दूसरा देखिए, मैंने लिखा कि आई एम हैविंग लंच। ओके, मैंने दो सेंटेंस यहां पर लिख दिए और इन दोनों सेंटेंस को हम समझेंगे। पहला सेंटेंस कह रहा है कि आई एम हैविंग ए कार, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है और लिखा है कि आई एम हैविंग ए कार का मतलब मेरे पास एक कार है। और इसका मतलब है आई एम हैविंग लंच, मेरे पास, मैं लंच खा रहा हूं। तो यहां पर हैव का मतलब क्या हो गया? खाना, अर्थात ईट।
ओके। और यहां पर हैव का मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब हुआ किसी चीज का मालिक होना, यानी ओन। ओके ना, अब एक चीज मुझे बताओ कि यहां पर दो मीनिंग है, और इनमें से एक तो है एक्शन वाला मीनिंग और दूसरा है स्टेट वाला मीनिंग, ठीक है। क्योंकि इसके भी दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है एक्शन वाला और दूसरा होता है स्टेट बताने वाला। तो एक्शन वाला कौन सा होगा और स्टेट वाला कौन सा होगा, इसको हम समझेंगे। मुझे एक चीज बताओ कि आई एम हैविंग अ कार, मैं कार, कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है कार, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आई एम हैविंग कार, मैं कार रखने की क्रिया कर रहा हूं। आई एम हैविंग अ कार, मैं कार रखने की क्रिया कर रहा हूं, मतलब कि अभी क्रिया चालू होगी कार रखने की। ओके, यानी अभी मैंने कंपनी से नई कार ली अभी और कार रखने की क्रिया चालू कर दी। अभी मैंने वहां से कंपनी से एक पहिया ले लिया, क्या ले लिया, एक व्हील। फिर 2 दिन बाद मुझे मिलेगा स्टीयरिंग, फिर मुझे उसकी सीट्स वगैरह मिल जाएंगी, फिर मुझे पीछे के 2 पहिए मिल जाएंगे, फिर लगभग 1 महीने बाद मुझे उसका इंजन मिल जाएगा। ऐसा संभव है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको मतलब टुकड़ों में कार मिले? नहीं है। और 6 महीने बाद पूरी कार कंप्लीट। देखो, कंटिन्यूअस एक्शन का मतलब क्या होता है कि काम शुरू हुआ और चल रहा है और कभी खत्म भी होगा, कभी क्या होगा, कभी खत्म होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई मैंने टुकड़ों में कार ली और आगे जाके मेरे पास फिर कार 6 महीने में क्या होगी, कंप्लीट होगी। भाई आज सारी चीजें, सारे पार्ट्स आ गए और फिर बाद में पता चला कि टेल लाइट तो रहेगी, जो इंडिकेटर लाइट होती वो तो मिली नहीं मुझे, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, आप या तो आपके पास कार होगी या नहीं होगी, या तो कार होगी आपके पास या नहीं होगी। ये जो रखना अर्थ है ना, ये स्टेट वाली वर्ब है। क्या है? स्टेट। क्या स्टेट बताती अवस्था, कि वो जो कार है वो किस अवस्था में। कभी भी आपको कार या तो आपके पास है या फिर नहीं है। जैसे आज मेरे पास कार है और कल नहीं है, कल बेच दी मैंने, तो या तो होगी या नहीं होगी। तो ये जो है ना, ये वाली, ये गलत है। यहां पर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आई हैव अ कार। कभी भी ना बोलें अधिकार बताने वाली। ध्यान रखो, पोजेशन का मतलब अधिकार, कार पर मैं अपना अधिकार बता रहा हूं, तो अधिकार बताने वाला अर्थ क्या होता है, स्टेटिव वर्ब होती है। और तो यहां पे स्टेटिव वाला मीनिंग कौन सा हो गया, ओन। ओन का मतलब क्या होता है, मालिक होना, किसी चीज का अधिकार होना, रखना। अच्छा, एक्शन वाला मीनिंग कौन सा हुआ, देखो, आई एम हैविंग लंच। तो लंच, मैं लंच रख रहा हूं थोड़ी है, मैं लंच खा रहा हूं। बात समझ में आ गई, मैं लंच खा रहा हूं, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो अगर इसका अर्थ होता है खाना तो बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। चलिए एक और मीनिंग में आपको समझा दो। देखो, हैव के कई अर्थ होते हैं, हैव के कई मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने लिखा कि भाई आई एम हैविंग फन, ठीक है, एट द पार्टी। मैं पार्टी में आनंद ले रहा हूं। तो यहां पर हैविंग का मतलब क्या है, फन। फन का मतलब आनंद, आनंद लेना। क्या मतलब है, आनंद लेना, किसी आनंद को उठाना। तो ये भी एक एक्शन वर्ब है। क्या है, इट्स ऑल्सो एन एक्शन वर्ब। तो अगर एक्शन वर्ब के कौन कौन से मीनिंग हुए, एक तो आनंद लेना और दूसरा क्या होता है, खाना। तो हैव के 3 मीनिंग होते हैं, 3 मीनिंग्स। क्या होता है, रखना, अपने पास स्वामी होना किसी चीज का। दूसरा क्या होता है, खाना। और तीसरा आनंद लेना। उनमें से जो 2 मीनिंग है, 2 ये वाले, ये क्या है, एक्शन है। और जो रखना वाला मीनिंग है वो क्या है, स्टेट वर्ब बताता है। तो इसलिए ये गलत है। कभी भी ऐसे ना बोलें कि आई एम हैविंग ए कार। क्लियर हो गया ना? ध्यान रखो, पोजेशन वाली जो वर्ब है हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। और कौन कौन सी वर्ब हो सकती है पोजेशन वाली, देखो, एक तो होती है हैव, इसके अलावा एक होती है बिलोंग। बिलोंग का मतलब कि जैसे ये घर मेरा है, मुझसे संबंधित है, तो दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। दूसरा होता है ऑन, किसी चीज का मालिक होना। ओके, ऑन का मतलब क्या होता है, मालिक होना। और बिलोंग का मतलब से संबंधित होना। इसकी तीसरी वर्ब है इसमें कंटेन। कंटेन का मतलब क्या होता है, कंटेन का मतलब होता है में होना, किसी चीज के अंदर होना। मैं कहूं कि भाई ये जो बैग है मेरा एक बैग है, उस बैग में 50 किताबें हैं। द बैग कंटेन्स 50 बुक्स। कंटेन के अलावा फिर लिखो कंसिस्ट। क्या लिखो, कंसिस्ट। और फिर लिखो कंप्राइज। तो ये जो वर्ब्स हैं जो मेरे सामने मैंने आपके लिए लिखी हैं, ये सब क्या बताती हैं, ये सब पोजेशन बताती है, यानी अधिकार बताने वाली वर्ब्स हैं। कंसिस्ट और कंप्राइज, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है, में निहित होना। क्या होता है, में निहित होना। यानी कंटेन, कंसिस्ट और कंप्राइज, इनका लगभग सेम मीनिंग है, में होना। अब हैव और बिलोंग और ऑन, इन तीनों का सेम मीनिंग है लगभग। तो ये जो 6 वर्ब है मेरे पास, 6 वर्ब्स,
ये हमें क्या बताएंगी? पोजेशन बताएंगी। और इनका प्रयोग हम कभी भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे, किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होगा। कहने की बात तो ये है मतलब, ठीक है। तो एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम ना आगे की चीजों को समझेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट। अब अगला पॉइंट क्या है, देखो, थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो वर्ब्स होती है ना, मतलब जिसमें हम थिंकिंग प्रोसेस मतलब सोचने से संबंधित जो दिमाग लगाते हैं, उसमें कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको अब मैं समझाने वाला हूं और उनका यूज भी मैं आपको अभी सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ब है इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है, वो है हमारी नो, KNOW, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है नो। ये बच्चों एक स्टैटिक वर्ब, क्या है? स्टैटिक वर्ब। जैसे देखो मैं एक सेंटेंस लिखूं यहां पर, मैंने लिखा भाई पहला सेंटेंस कि आई एम नोइंग यू, ठीक है। ये सेंटेंस लिख दिया कि मैं तुम्हें जान रहा हूं। अब एक बार ये सोचो आप कि आप किसी को ऐसा बोल सकते हो क्या कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, मतलब जानना शुरू कर दिया और चल रहा है जाने का काम, कुछ देर बाद जानना बंद कर दूंगा, ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि कंटिन्यूअस एक्शन का मतलब होता है कोई काम शुरू हुआ, चल रहा है और कुछ देर बाद वो खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं जान रहा हूं और क्या वो खत्म हो जाएगा? कैसी बात कर रहे हो भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है कोई कि किसी को हम अभी तो जानते हैं और थोड़ी देर बाद नहीं जानते हैं। आप अगर किसी व्यक्ति को जानते हो तो उससे बातचीत करना बंद कर सकते हो कि मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन जानना कैसे बंद हो जाएगा? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये जो नो वर्ब है, इसे आप कंटिन्यूअसली नहीं, मतलब आप या तो किसी को जानते होंगे या नहीं जानते। आप मुझे जानते हो, कुछ साल मुझसे पढ़ोगे, फिर उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी, तो क्या आपको जानना मेरा बंद हो जाएगा? नहीं, आप मुझे हमेशा के लिए जान गए, एक बार पहचान गए। तो नो जो वर्ब है ये स्टैटिक वर्ब है, या तो किसी को जानते हो आप या किसी को नहीं जानते। आप ये नहीं कहोगे कि मैं किसी को जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, तुम कैसे हो। अरे ये कैसी बात हुई, ये तो बकवास है। तो ध्यान रखो कि नो एक स्टैटिक वर्ब है और इसका अर्थ होता है आई एम नोइंग यू, ये गलत है। बात समझ में आ गई? इसकी जगह लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई नो यू। क्या लिखेंगे? आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। तो ये जो थिंकिंग वाली प्रोसेस जो वर्ब्स होती हैं, वो सब क्या होती हैं बच्चों? स्टैटिक वर्ब्स होती है। क्या होती है? स्टैटिक वर्ब्स। जैसे इस नो के अलावा और भी कई वर्ब्स हैं, जैसे मैंने लिखा अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब भी समझना आप, जैसे मैंने लिखा यहां पर सेकेंड एग्जांपल कि शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग she is not understanding the concept। ये सेंटेंस हमने लिख दिया। अब इसको देखो जरा कि वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रही है। बच्चों या तो कॉन्सेप्ट को आप समझोगे या नहीं समझोगे। बात समझ में आ गई? अंडरस्टैंड एक ऐसी वर्ब है जो थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है और जिसे आप कॉन्टिन्यूसली नहीं कर सकते। अगर आप या तो आपको या तो कोई चीज समझ आती है या नहीं आती। आप ये नहीं कहोगे हां समझ आ रही है। क्लियर है क्या? हां, आप समझने की कोशिश कर सकते हो कि आई एम ट्राइंग, कोशिश कर रहा हूं समझने की, या तो आ जाएगी या नहीं आएगी। क्लियर है क्या? ये नहीं बोलोगे भाई समझ रहा हूं। क्लियर? तो यहां पर शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? डज नॉट अंडरस्टैंड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? डू और डज। तो मैंने डज लगा दिया, शी सिंगुलर है और नॉट तो ऑलरेडी आया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग करते ही हम। नो और अंडरस्टैंड के अलावा और कौन सी वर्ब है? एक है बच्चों माइंड, ठीक है। दूसरी वर्ब है इमेजिन, इमेजिन का मतलब कल्पना करना। तीसरी वर्ब है मेरे पास ट्रस्ट, किसी पर भरोसा करना। चौथी वर्ब है मेरे पास, फिर एक और मेरे पास वर्ब है होप, होप का मतलब किसी पर मतलब उम्मीद करना। तो जो ये सभी वर्ब क्या है? स्टैटिक वर्ब है। क्या है ये सब? स्टैटिक वर्ब। अब इनके अब और भी वर्ब है, कुछ और भी वर्ब मैं लिखने जा रहा हूं अभी। बिलीव एक और वर्ब है मेरे पास, है बिलीव, BELIEVE, बिलीव है, मीन है, और ये वर्ब होगी बिलीव और मीन और कंसीडर। तो ये कुछ वर्ब है जिनको ध्यान रखना बच्चों। देखो अंडरस्टैंड मतलब समझना। माइंड का मतलब क्या होता है? माइंड का अर्थ होता है बुरा मानना। क्या होता है? बुरा मानना। इमेजिन का मतलब कल्पना करना, ठीक है।
ट्रस्ट का मतलब भरोसा करना, और होप मतलब उम्मीद करना। ओके, बिलीव भरोसा करना, मीन मतलब होना, क्या होता है मतलब होना, और कंसीडर का मतलब क्या होता है किसी चीज को मानना या उसको समझना। तो ये सारी वर्ब जो है ना, ये थिंकिंग प्रोसेस से है कि जब भी ये क्रियाएं करोगे आप, तो आप सोच मतलब थिंक करोगे, आप सोचेंगे किसी चीज के बारे में। तो नो, अंडरस्टैंड, माइंड, इमेजिन, ट्रस्ट, होप, बिलीव, मीन, कंसीडर, ये सब की सब क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि he is imagining things, मतलब कि वो चीजों की कल्पना कर रहा है, वो चीजों की कल्पना कर रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिख दिया, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब है। तो टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इमेजिन्स। क्या हो जाएगा? इमेजिन्स। क्लियर है क्या? तो ये थिंकिंग प्रोसेस वाली वर्ब हो गई। पोजेशन मतलब अधिकार बताने वाली वर्ब होगी, ओपिनियन बताने वाली वर्ब होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। अब इनके ऊपर, अब इनके अलावा कुछ और भी वर्ब है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखो एक बार इसको लिख लो आप, ठीक है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे याद और भूल वाली वर्ब। मतलब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका यूज हम याद करने के लिए करते हैं या भूलने के लिए करते हैं। जैसे मैंने लिखा भाई रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, और फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, या रिकॉल का मतलब भी बच्चों किसी चीज को पुनः याद करना, या रिकलेक्ट का मतलब भी किसी चीज को याद करना उसे दोबारा से। तो ये कुछ वर्ब हैं जिनका यूज हम कहां करेंगे? ओनली इंडेफिनिट में या परफेक्ट में, क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब है और कंटीन्यूअस टेंस में इनका यूज होगा नहीं। अब जरा एक चीज देखो, मैंने लिखा कि आई एम नॉट रिमेंबरिंग, मैं याद नहीं कर रहा मैं उसे याद नहीं कर रहा, मैं उसे भूल चुका हूं, मेरी यादों से वो चली गई है, अब मुझे उसकी याद नहीं आती, मैं उसको याद नहीं कर रहा हूं, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन भूल नहीं पा रहा। उसकी यादें मुझे सोने नहीं देती, पढ़ने नहीं देती, जगने नहीं देती। जहां जाता हूं वहीं उसकी यादें आती हैं जहां पे। अब समझो इसको आगे, आई एम नॉट रिमेंबरिंग हर, मैं उसको याद नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या ये सही है ऐसे बोलना कि मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा हूं? नहीं, आप ऐसे बोलिए। या तो देखो, या तो आप किसी को याद कर रहे होते हो कि भाई अब मैं शुरू करूंगा, देखो अब मैं याद करना शुरू करूंगा, याद कर रहा हूं। नहीं, ऐसे नहीं, अब 5 मिनट तक याद किया फिर बंद कर दिया। नहीं, या तो आपको किसी की याद आती है, या तो किसी की याद आती है या याद नहीं आती, या तो याद आएगी या फिर याद नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आई एम नॉट रिमेंबरिंग नहीं होगा, क्या होगा? आई डू नॉट रिमेंबर। क्या होगा? आई डू नॉट रिमेंबर। ये नहीं बोलोगे मैं किसी को याद कर रहा हूं, या तो याद आती है या याद नहीं आती, किसी की याद तेरी आती है नींदे। ओके, आ जाओ। अब जरा एक और सेंटेंस देखो, फॉरगेटिंग है। जैसे मैंने कहा भाई शी इज फॉरगेटिंग मी, वो मुझे भूल रही है। क्या ये सही है? यहां पर गलत है। बट शी इज फॉरगेटिंग मी, हम ऐसा कैसे बोल देंगे कि वो भूल रही है मुझे? मतलब आधा भूल गई है, मतलब इतना भूल गई है, अभी इतना बचा हुआ है। ठीक है, इतना तो गर्दन, मतलब यहां तक का उसको याद नहीं है, ऊपर का चेहरा, मेरी नाक, कान, मुंह, सब ये सब कुछ भूल चुकी है वो। अभी क्या है, इतना और बाकी है। फिर 2 दिन बाद इतना भूल जाएगी, फिर 3 दिन बाद। ऐसा थोड़ा ना होता है कि किसी व्यक्ति को आप थोड़ा करके भूलो, ये पॉसिबल ही नहीं है। या तो भूलोगे या भूलोगे नहीं, धीरे धीरे कैसे भूलते हो आप किसी को? ठीक है, तो शी इज फॉरगेटिंग मी, ये गलत है। हां, आप ये कह सकते हो कि मैं उसे भूलने की वो मुझे भूलने की कोशिश कर रही है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, शी इज ट्राइंग टू फॉरगेट मी, वो मुझे। तो ट्राइंग जो वर्ब है ना, ये एक्शन वर्ब है, इसको मैं कंटीन्यूअस टेंस में लगा सकता हूं, लेकिन फॉरगेट को नहीं। वो मुझे भूलने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो मुझे भूल रही है, इतना सा भूल चुकी है, बाकी बचा हुआ है। क्या मतलब है इसका? ये मतलब इसका कोई सेंस नहीं आ रहा है इसका। तो ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? शी फॉरगेट मी नहीं, शी फॉरगेट्स मी, शी फॉरगेट्स मी। या तो इसमें लगा दो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, या फिर लगा दो शी हैज फॉरगॉटन,
वो मुझे भूल चुकी है। देखो शी फॉरगेट्स मी, ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। यहां पे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस भी थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि वो मुझे भूल जाती है। शी फॉरगेट्स मी का मतलब क्या हो जाएगा? वो मुझे भूल जाती है। बार बार भूल जाती है क्या? क्या वो गजनी है कि बार हर 15 मिनट में वो मुझे भूल जाती है? ऐसा नहीं है। यहां पे कह रहे हैं वो मुझे भूल रही है, मतलब वो मुझे भूल जाती है, ये एक्शन नहीं हो। हम ये कह सकते हैं कि वो मुझे भूल चुकी है। शी हैज फॉरगॉटन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ सकता है, ये ज्यादा बेटर लग रहा है इसमें, बजाय कि क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। या फिर ये सही है हमारा, शी इज ट्राइंग टू फॉरगेट मी। तो ये जो वर्ब है भूलने और याद करने से संबंधित है, इनके साथ भी हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक क्या है, स्टैटिक वर्ब है। चल इनके अलावा कुछ और भी वर्ब है, देखो सपोज और रियलाइज, ये दो वर्ब और हैं। सपोज और रियलाइज। सपोज रियलाइज का मतलब ये होता है बच्चों, सपोज मतलब मान लेना। क्या होता है? सपोज का मतलब होता है मान लेना। ठीक है, मैंने कहा भाई सपोज तुम एक डॉक्टर हो, मान लो तुम एक डॉक्टर हो या इंजीनियर हो। और रियलाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को महसूस करना। रियलाइज का मतलब ऐसा होता है भाई कि पहले आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं था, अब आपको पता चल गया। ठीक है, जैसे आप किसी रिलेशन में हैं और आपको पहले नहीं मालूम था कि अच्छा इसका कहीं और चक्कर है, लेकिन अब आपको पता चल गया, तो आपको रियलाइज हुआ कि यार ये आदमी जिसको मैं बहुत अच्छा मानता था, देखो कितना कैसा निकला है, कैसा मतलब नीच आदमी निकला। तो वो पहले कुछ और राय थी, अब आपकी कुछ और राय हो गई है। तो रियलाइज का मतलब महसूस होना कि कोई चीज अब खराब हुई, गड़बड़ हो गई है। तो इन सभी वर्ब्स को भी लिख लो, ये सभी वर्ब क्या हैं? स्टैटिक वर्ब्स हैं। और फिर हम इसके बाद में कुछ और वर्ब्स भी पढ़ेंगे। जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यार और नफरत करने वाली वर्ब पढ़ते हैं अब। प्यार और नफरत करने से रिलेटेड या चाहने से रिलेटेड जो वर्ब्स होती है ना, वो भी स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखो, एक तो होती है बच्चों लव। लव का मतलब प्यार करना किसी से, ठीक है, या किसी को लाइक करना, किसी को पसंद करना। ठीक है, वांट मतलब चाहना, या विश का मतलब इच्छा करना, या डिजायर का मतलब भी चाहना होता है। तो और लॉन्ग LONG बच्चों ये बहुत अच्छी वर्ब है, इसका मतलब भी चाहना होता है। या नफरत करना, जैसे हेट या डिसलाइक, ठीक है, और या प्रिफर का मतलब पसंद करना। तो ये जो वर्ब्स हैं प्यार, चाहना और नफरत, इनको भी स्टैटिक वर्ब्स मानते हैं। मैं इनके ऊपर एक सेंटेंस करवाता हूं, फिर समझाऊंगा। देखो मैंने लिखा कि आई एम लविंग हिम। ओके, मैं उससे प्यार कर रही हूं या कर रहा हूं, इसमें लिखा है। तो आई एम लविंग हिम, मैं उससे प्यार कर रहा हूं या कर रही हूं। क्या सही है ऐसे बोलना? मतलब किसी को आप कंटिन्यूसली प्यार करते हो, चलो अब शुरू कर दिया प्यार करना, चले शुरू हुआ धीरे धीरे। ऐसे थोड़ी होता है कि धीरे अभी उसके नाखून पसंद आए, फिर धीरे धीरे उसकी ये 5 उंगलियां पसंद आ गई, मतलब ऐसे धीरे धीरे प्यार हो रहा है, धीरे फिर यहां पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप अभी प्यार करना शुरू करो और थोड़ी देर करो और फिर बंद हो जाए। नहीं, ये स्टैटिक वर्ब है। या तो आप किसी को लव करते हो, या तो किसी को लव करते हो या नहीं करते हो। आइदर यू लव और यू डू नॉट। तो ये कंटिन्यूसली नहीं हो सकती। तो यहां पर आई एम लविंग हिम नहीं होगा, क्या होगा? आई लव हिम। या तो बोलिए आई लव हिम या आई डोंट लव हिम। आई एम लविंग हिम कभी नहीं होता। जैसे आपने देखा मैकडोनल्ड एक कंपनी है, मैकडोनल्ड, ठीक है, उनकी एक टैगलाइन है कि आई एम लविंग इट। ठीक है, वो बिल्कुल सही है। आई एम लविंग इट का मतलब कुछ और है यहां पे आई एम लविंग इट। मैकडोनल्ड एक कंपनी है जो बर्गर वगैरह बेचती है, तो उनकी एक टैगलाइन है कि आई एम लविंग इट, मैं इसे प्यार कर रहा हूं। वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि वहां पर ना उसका मतलब खाने से संबंधित होता है कि मुझे जो मैं खा रहा हूं ना, इसको मतलब अंदर तक मैं फील कर रहा हूं, अंदर तक मेरी जुबान, यहां पे ये मेरा फूड पाइप, स्टोमक, अंदर तक पूरा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो अंदर तक जो फील हो रहा है ना, उसकी वजह से वो आई एम लविंग इट क्या बोल देते हैं, सही बोलते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को प्यार करने की बात है, प्यार, ठीक है, तो वो गलत है। तो आई एम लविंग हिम गलत है, आई लव हिम होगा या फिर आई डू नॉट लव हिम होगा। ऐसे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई ही इज लाइकिंग हर, वो उसे पसंद कर रहा है। अब बताओ टाइम लगेगा क्या पसंद करने में? किसी को देखा आपने,
तो या तो वो पसंद आ गया या वो आपको पसंद नहीं आया, या धीरे धीरे पसंद आएगा कि अभी उसके बाल पसंद आए, अब उसके 4 बाल पसंद आए, बस बाकी के बाल पसंद ही नहीं आए। फिर उसके बाद एक भौं इधर वाली आईब्रो पसंद आई, फिर इधर वाली आईब्रो पसंद आई, फिर उसके बाद ये वाला कान पसंद आ गया, फिर ये वाला कान पसंद आ गया। धीरे 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 आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको धीरे 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 पसंद कर रहे हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी को धीरे धीरे सने 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 और थोड़ी देर बाद बोलो, 1 घंटे बाद अब मेरा कंप्लीट पसंद आ गया, अब पूरा ऊपर से नीचे तक पसंद है। ऐसा नहीं होता। या तो आपको वो पसंद होगा या नहीं होगा। आप कंटिन्यूअसली उस एक्शन को नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि अब शुरू हुआ, चल रहा है चल रहा है चल रहा है और फिर खत्म हो गया। तो ही इज लाइकिंग हर नहीं होगा, क्या होगा, ही लाइक्स हर, वो उसे पसंद करता है। सेम ऐसे ही कि दे आर हेटिंग मी, वो मुझसे नफरत कर रहे हैं, ये भी गलत है। यहां भी क्या हो जाएगा, दे हेट मी। तो ये प्यार करना, चाहना, नफरत करने से रिलेटेड जो वर्ब्स होती है ना, उनको कभी भी हम कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। अब तक मैंने आपको बहुत सारी वर्ब्स पढ़ा दी हैं, ठीक है। अब कुछ अदर वर्ब्स भी हैं जिनका यूज हम कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते। देखो कौन कौन सी वर्ब्स हैं। एक है बी का मतलब होता है होना, बिकम बनना। रिजेंबल का मतलब होता है हम शक्ल होना, क्या होता है, हम शक्ल होना। अगली वर्ब है कोस्ट, कीमत होना। रिक्वायर और नीड का मतलब होता है जरूरत होना, जरूरत होना। मैटर का मतलब होता है आवश्यक होना या महत्व रखना, क्या होता है, महत्व रखना, ठीक है। स्टैंड का मतलब खड़े होना। फेस का मतलब होता है सामना करना। एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ओके। डाउट का मतलब होता है संदेह करना। और अडोर का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। रिफ्यूज मना करना। और प्लीज का मतलब होता है किसी को खुश करना। और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। ये कुछ वर्ब्स और हैं, इनका यूज भी हम कभी भी स्टैटिक वर्ब यानी एज अ कंटीन्यूअस टेंस में यूज कभी नहीं करते। तो एक बार इनको भी लिख लो, फिर इनके ऊपर में मैं आपको सेंटेंस करवाने वाला हूं। और इनमें भी मैं आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ब है ना, वो है फेस और स्टैंड। इनके बारे में कुछ बात बताने वाला हूं। किसके बारे में, फेस और स्टैंड के बारे में। ध्यान रखना इस बात का, दोनों के ऊपर, ठीक है। देखो जरा क्या है, इस चीज को हम समझ लेते हैं एक बार। ये जो वर्ब है फेस और स्टैंड, ये 2 वर्ब ऐसी हैं बच्चों, इनके 2 अलग अलग मीनिंग होते हैं और मीनिंग के आधार पर इनको हम अलग अलग मतलब कंटीन्यूअस टेंस में यूज करते भी है और नहीं भी करते, दोनों बातें होती हैं। देखो समझना मेरी बात। फेस का मतलब होता है सामना, मतलब की और मुख होना, सॉरी, इसका अर्थ होता है की और मुख होना। और स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, ठीक है, खड़ा होना। अगर किसी चीज का मुख किसी और है या कोई चीज खड़ी हुई है, तो आप ना वहां पे सिचुएशन देखना कि वहां पर फिक्स्ड सिचुएशन है या टेम्परेरी है। अगर वहां पे सिचुएशन क्या है, फिक्स्ड है या फिर हैबिचुअल है, क्या है, हैबिचुअल, तब तो लगाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, क्या आता है, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा यहां पर। और अगर वो टेम्परेरी है तो हम लगाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई चीज फिक्स है तो या फिर हैबिचुअल है तो आएगा प्रेजेंट डेफिनेट, ओनली प्रेजेंट डेफिनेट। और अगर टेम्परेरी है तो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो जरा एग्जांपल, मैंने लिखा कि माई हाउस, मेरा घर, माई हाउस इज फेसिंग नॉर्थ। मेरा जो घर है ना, उसका मुख नॉर्थ की ओर है, यानी उसका जो मुख है वो उत्तर की ओर है। अब मुझे बताओ, मेरे घर का जो मुख है उत्तर की ओर, वो टेम्परेरी है या फिक्स है? भाई टेम्परेरी कैसे हो सकता है, फिक्स है ना। मेरे घर का मुख चेंज थोड़ी होगा कि आज नॉर्थ, फिर कल साउथ, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि घूमता रहे वो घर है कि भूत है, क्या है वो। तो यहां पर जो हाउस है ये फिक्स है, और फिक्स है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर वर्ब लगा देंगे फेसेस। क्या लगा देंगे, फेसेस। एक और चीज देखो, मैंने लिखा कि द स्टैच्यू का मतलब होता है मूर्ति ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो मूर्ति है वो इज स्टैंडिंग, खड़ी हुई है। महात्मा गांधी की मूर्ति खड़ी हुई है इन द मिडिल ऑफ द पार्क। पार्क के बीचों बीच, पार्क के बीच में खड़ी हुई है महात्मा गांधी की मूर्ति, इज स्टैंडिंग, खड़ी हुई है।
मुझे बताओ, मूर्ति खड़ी हुई है, स्टैंड का मतलब खड़े होना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया यहां पे, इज स्टैंडिंग, तो वो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है? अभी खड़ी हुई है, फिर थोड़ी बाद चली जाएगी। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि मूर्ति घूमती रहती है, कभी यहां कभी वहां कभी उधर, कभी पार्क के बाहर कभी पार्क के अंदर, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये एक फिक्स है, परमानेंट चीज है, इसलिए इसमें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ही आएगा। बात समझ में आ गई क्या? लगाएंगे कौन सा टेंस? यहां पे लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट डेफिनेट। तो यहां पर इज स्टैंडिंग की जगह पर क्या हो जाएगा? स्टैंड्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा स्टैंड? सिंगुलर। देखो स्टैचू क्या है? STATUE। स्टैचू एक मूर्ति है, सिंगुलर है, तो वर्ब में एस लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो स्टैंड्स हो जाएगा। तो ये जो दो वर्ब हैं इनका ध्यान रखना। अगर कोई भी चीज फिक्स्ड है या हैबिचुअल है तो हम लगाएंगे वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओनली प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी नहीं आएगा। यहां पर बात समझना, यहां पर नो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ध्यान रखना, कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं। अगर चीज क्या है? टेम्परेरी है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा ना। ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको समझाए। चलिए मैं एक एग्जांपल और मैं आपको देके समझाता हूं। देखो जरा, मैंने यहां पे लिखा थर्ड एग्जांपल, और इसमें लिखा, देखो यहां पे दोनों में ही मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया। अब मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का भी एग्जांपल देता हूं। मैंने यहां पे जैसे मैंने लिखा कि आई एम फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, कि मेरा जो चेहरा है वो नॉर्थ की ओर है। बात समझे आप, कि मेरा जो फेस है वो नॉर्थ की ओर। भाई मैं इस समय खड़ा हुआ हूं और मैंने कहा भाई आई एम फेसिंग नॉर्थ, मेरा जो चेहरा है वो नॉर्थ की ओर है। अब मैं थोड़ी देर बाद चेंज भी हो सकता हूं, तो ये तो एक टेम्पररी बात हो गई ना, कि मैं नॉर्थ की ओर मेरा मुख है, ये टेम्परेरी है, और टेम्परेरी है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यहां पे सही है। तो आप इस बात का समझना कि जो टेम्परेरी होता है वहां पे तो हम लगाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और जो फिक्स्ड या हैबिचुअल होगा वहां लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आई होप जो मैंने आज आपको समझाया ये आपको समझ में आई होंगी। मैंने आज आपको 50 से ज्यादा वर्ब लिखवाई हैं, और उनमें से कुछ वर्ब ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उनको मैंने आपको समझाया है। तो आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा सबको। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो वाई या एन लिख के कमेंट डाल देना कि सर हमको चीजें समझ में आ चुकी हैं। चलिए आज की क्लास हम इसी नोट पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बच्चों बाय।